हे एवरीवन, वेलकम टू क्लैट पॉइंट एंड लेट्स स्टार्ट। आज का हमारा द हिंदू न्यूज डिस्कशन। काफी कुछ है पढ़ने के लिए, काफी कुछ है सीखने के लिए। बिना समय गवाए बढ़ते हैं आगे, शुरू करते हैं हमारे आज के द हिंदू न्यूज डिस्कशन को। देखिए, अगर क्लैट 2024 की आप तैयारी कर रहे हैं देन यू कैन गो फॉर आर एवेंजर बैच, और अगर आप क्लैट 2025 की तैयारी कर रहे हैं देन यू कैन गो फॉर आर विजेता बैच। दोनों ही कोर्सेज के फीचर्स लाइव क्लासेस हैं, आपके घर पे 7 बुक्स आएंगी, मॉक टेस्ट हैं, पर्सनल मेंटरशिप है, डेमो क्लासेस भी हमारे ऐप पे अवेलेबल है। आप लोग चाहें तो डेमो क्लासेस देखने के लिए डिस्क्रिप्शन से हमारी ऐप डाउनलोड कर सकते हैं एंड डेमो क्लास देख के फिर अगर आपको सही लगता है देन यू कैन गो फॉर एनरोलमेंट। इसके अलावा अगर आप एनएल सेट की तैयारी कर रहे हैं देन दिस इज आवर प्रारंभ बैच, एंड अगर आप क्लैट पीजी की तैयारी कर रहे हैं देन एवेंजर बैच इज देयर। ये सारी चीज़ें की डिटेल आपको हमारी ऐप पे मिल जाएंगी, डेमो क्लासेस हमारी ऐप पे मिल जाएंगी। आप डिटेल से डेमो देखिए, 4-5 क्लासेस हैं, अच्छा लगता है तो इनरोल कर लीजिए। टीम का कॉन्टैक्ट नंबर भी है, अगर आपको ज़रूरत पड़ती है, लगता है तो आप टीम को कॉन्टैक्ट भी कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे देखो, सबसे पहला आर्टिकल जो है ना वो अभी 1-2 दिन पहले जब हमने सेशन नहीं लिया था तब द हिंदू में आया था, तो उसको आज पहले थोड़ा सा कवर करते हैं। एक नेटो प्लस करके ना टर्म है, तो व्हाट इज नेटो प्लस। और अभी इंडिया, क्योंकि आपको पता है इंडिया यूएस का मीट हुआ था, मतलब बाइडेन साहब और मोदी जी मिले थे, तो उसमें भी उसके बाद भी ये कॉन्सेप्ट जो है ना बहुत आ गया कि इंडिया को नेटो प्लस का पार्ट हो जाना चाहिए, या यूएस की तरफ से इनडायरेक्टली डिमांड आ रही है कि इंडिया जो है वो नेटो प्लस में आ जाए। तो पहले नेटो प्लस पे आएंगे, उससे पहले थोड़ा सा नेटो समझते हैं और फिर इस चीज़ को समझने की कोशिश करते हैं कि क्या है ये पूरा मामला। थोड़ा सा मैं स्क्रीन सही कर दूँ, आई थिंक कुछ स्क्रीन कट रही है, जस्ट गिव मी अ मिनट। आई थिंक नाउ इट्स फाइन। ठीक है, तो देखिए, सबसे पहले अगर मैं बात करूं कि नेटो क्या है, नेटो क्यों बना था, थोड़ा बहुत आपको इसके बारे में पता होगा, हमने बहुत बार डिस्कस किया हुआ है, पर जिनको नहीं पता है उनके लिए नेटो जो बनाया गया था ना वो सोवियत यूनियन के अगेंस्ट में बनाया गया था, यूएसएसआर। देखो, उस समय ना ग्रुप ऑफ कंट्रीज जो है वो कहलाती थी यूएसएसआर। ठीक है, यूएसएसआर से बाकी कंट्रीज को ये डर लगता था कि भाई इनके पास इतनी पावर है, कल को ये किसी एक कंट्री पर अटैक कर देंगे तो वो कंट्री तो दबी जाएगी। तो इस चीज का टैकल करने के लिए, या फिर यूएसएसआर से आप कह सकते हो कि प्रभाव को कम करने के लिए नेटो की स्थापना करी गई 1949 में। ठीक है, इसका बेसिकली कॉन्सेप्ट ये था नेटो का कि भाई हम में से कोई पे अगर कोई अटैक करेगा तो हम सब मिलके उस पे अटैक करेंगे। जैसे आपने बिल्ली एंड डॉग में अंतर देखा है, जब देखो जो डॉग होता है ना वो अगर जब किसी कैट पे अटैक करता है तो जितना कैट का ग्रुप होता है वो मिलके डॉग पे अटैक करती है। तो बेसिकली नेटो का यही है कि ग्रुप ऑफ कंट्रीज मिलके उस सामने वाले बंदे पे अटैक करेंगे अगर कोई नेटो के किसी भी मेंबर पे अटैक करेगा। आप इसको ऐसे समझ लो कि आप किसी फैमिली में रहते हो, आपका एक परिवार है, आपके परिवार के मेंबर पे कोई पंगा लेगा तो आप भी तो लड़ोगे ना। तो नेटो का बेसिकली कॉन्सेप्ट ये है। ठीक है, फिर क्या हुआ, देखो 1990s तक आते आते जो है ना सोवियत यूनियन तो डिसइंटीग्रेट हो गया। तो फिर बात ये हुई कि नेटो जो है ना अब इसका क्या ही यूज रह गया, सोवियत यूनियन तो डिसइंटीग्रेट हो गया है, पर तब भी फिर नेटो को तब भी बना के रखा गया। और आपको पता होगा कि नेटो का सबसे ज़्यादा जो यूज़ हुआ था वो जब 9/11 का अटैक हुआ था। आपको आई होप वो पूरी चीज़ पता हो, मैंने पहले बताया भी हुआ है कि नेटो का आर्टिकल 5 है, वो यही प्रिंसिपल कहता है कि अगर हम में से किसी भी एक कंट्री पे कोई अटैक करेगा तो हम सब मिलकर उसके अटैक करेंगे। तो आर्टिकल 5 जो है वो इकलौता टाइम वो 9/11 के अटैक में ही जो है यूज़ किया गया था, तो लादेन वाला जो इंसिडेंट था। तो ये सारी चीज़ें हैं। फिर देखो क्या हुआ ना, अभी कुछ दिन पहले तक नेटो जो है ना वो ठंडे बस्ते में जाने लगा था, नेटो की इतनी रिलेवेंस नहीं रह गई थी। बाकी कंट्रीज भी जो नेटो के पार्ट थे ना वो भी ये सोचते थे कि अब क्या है, नेटो का क्या है, क्या ही इतना यूज़ है। लेकिन जब रशिया यूक्रेन की क्राइसिस हुई ना तब सभी कंट्री को जो नेटो के पार्ट हैं या फिर जो भी नेटो में इंक्लूड होना चाह रहे हैं उन सभी के मन में नेटो की इंपॉर्टेंस बढ़ी, क्योंकि उनको ये फील हुआ कि नेटो जो है ना, अगर यूक्रेन नेटो का पार्ट होता तो रशिया उस पर अटैक ही नहीं कर पाता, है ना, क्योंकि भाई सारी कंट्रीज मिलकर फिर जब रशिया से लड़ेंगे तो रशिया कैसे लड़ लेगा। सेम गोज विथ अभी फिनलैंड स्वीडन जाना चाह रहे हैं नेटो में, तो नेटो का रिलेवेंस जो है ना अब बढ़ गया है। ठीक है, तो यहाँ पे यही है कि इंडिया शुड रिफ्यूज अमेरिकाज नेटो प्लस बेट। अब पहले हम समझते हैं नेटो प्लस क्या है। वैसे देखो, कुछ समय पहले जूलियन स्मिथ करके हैं, ये यूएस के एम्बेसडर हैं नेटो में। ये वीडियो मैंने आज से 3 महीने पहले बनाई थी आई थिंक, तो उस समय भी ये न्यूज में था,
तब मैंने बनाया था क्या इंडिया को जुड़ना चाहिए नेटो में, नहीं जुड़ना चाहिए। तो अभी इन्होंने भी कहा था कि भाई भारत को नेटो का पार्ट बना लिए, हम ऑफर देते हैं भारत नेटो का पार्ट बन जाए, या फिर अभी नेटो प्लस की बात हो रही है। तो पहली चीज तो ये समझते हैं कि अमेरिका क्यों इंडिया के पीछे पड़ा हुआ है कि भाई इंडिया नेटो में आ जाए। सिंपल सी बात है, चाइना से उनकी बन नहीं रही है, चाइना को टैकल करने के लिए उनको इंडिया ही समझ में आ रहा है। नेटो का पार्ट बनेंगे तो वो इंडिया के ऊपर भी काइंड ऑफ जो है वो अपना जो बॉर्डर्स है हमारे उस पर टैक्टिकल्स यूज कर सकते हैं टू टैकल चाइना, और बहुत सारी चीजें हैं, इस पर हम अभी आगे डिस्कस करेंगे। तो अभी अमेरिका चाह रहा है कि इंडिया नेटो का पार्ट बन जाए। तो पहले थोड़ा समझते हैं नेटो प्लस क्या है। नेटो प्लस देखो पहली बार 2006 में इस टर्म की बात हुई, जिसमें नेटो के अलावा जो 5 कंट्री जैसे कि ऑस्ट्रेलिया, इजराइल, जापान, न्यूजीलैंड, साउथ कोरिया, तो ये वो कंट्रीज हैं जो नेटो प्लस के थ्रू जो डायलॉग्स हो गए या और भी चीजें हो गई उसमें पार्टिसिपेट करते हैं। पर जो आर्टिकल 5 है ना कि भाई सब हमारा दुश्मन और सबका दुश्मन, वो इन नेटो प्लस पे एप्लीकेबल नहीं होता है, ठीक है। तो ये थोड़ा सा एक बेसिक डिफरेंस है, ध्यान रखना। 1949 में है, 31 कंट्रीज हैं। रिसेंट कंट्रीज कौन सी ऐड हुई है? फिनलैंड हुई है, ठीक है। स्वीडन भी होना चाह रही है, देखो होती है नहीं होती है वो एक अलग बात है। स्वीडन क्यों नहीं हो पाई? टर्की का उस पर थोड़ा सा प्रॉब्लम रहा है। अब थोड़ा सा समझते हैं कि अगर इंडिया नेटो का पार्ट बन जाता है तो हमारे लिए अच्छा है कि बुरा है। तो भाई देखो पहली चीज तो हमें एक बहुत बड़ा शील्ड मिल जाएगा हमारे एनिमीज से। पाकिस्तान की हमसे डरेगी, चाइना हमसे डरेगा, सभी लोगों को इंडिया के प्रति जो, क्योंकि मिलिट्री पावर बढ़ जाएगी तो डर लगेगा, तो अटैक कोई जल्दी नहीं कर पाएगा। दूसरा ये कि टेक्नोलॉजी के मामले में ना हम बहुत सारा टेक्नोलॉजिकली वेपन और ये सारी चीज़ें जो है यूएस की वो हमें मिल जाएगी, बाकी कंट्रीज़ की मिल जाएंगी। जैसे कि अभी देखो यूक्रेन पे अटैक हो रहा है, तो यूक्रेन को कितना सारा हथियार सप्लाई किया जा रहा है अलग अलग कंट्रीज़ के द्वारा। यूक्रेन के बस का थोड़ो था, पर अब है उसके पास। नेटो की मेंबरशिप, एडवांस मिलिट्री टेक्नोलॉजी एंड वेपन्स आएगी इंडिया में, बताया ही मैंने। पर नुकसान क्या है? सबसे पहला तो इंडिया का जो रिलेशनशिप है रशिया के साथ वो बिल्कुल ख़त्म ही हो जाएगा, क्योंकि देखो इंडिया एंड रशिया बहुत पुराने मित्र हैं। मैंने आपको बताया था कि जब 1971 वाला बांग्लादेश इंडिया का वॉर हुआ था, जो उस समय की ईस्ट पाकिस्तान था, तो यूएस जो है वो पाकिस्तान के सपोर्ट में अपने शिप्स को निकाल चुका था। पर रशिया ने बोला कि भैया अगर तुम जाओगे तो हम भी आएंगे। यूएस डर गया, फिर यूएस ने वापस पाकिस्तान का सपोर्ट नहीं किया। तो रशिया हमारा आज का दोस्त नहीं है, बहुत पहले का दोस्त है। प्लस रशिया से हम आज भी बहुत सारे वेपन्स, टेक्नोलॉजी और सारी चीज़ें लेते हैं। प्लस रशिया जो है चाइना पर प्रेशर भी डालता है कि भाई इंडिया को तुम जितना खराब समझते हो, इंडिया है नहीं, क्यों उनसे पंगे लेते रहते हो, थोड़ा एग्रेसिवनेस कम करो, एग्रेशन कम करो। तो ये सारी चीज़ें फिर दिक्कत होगी। फिर दूसरा देखो जैसे रशिया यूक्रेन हुआ, यूक्रेन में यही तो दिक्कत थी ना कि नेटो का पार्ट बन रहा है, यहाँ पे सोल्जर्स आएंगे, रशिया को पसंद नहीं था। तो चाइना भी तो इस तरीके से बात करके फिर जो है इंडिया के अगेंस्ट में वॉर छेड़ सकता है, और फिर उसके बाद आप कुछ कर भी नहीं सकते हो, क्योंकि भाई चाइना है, जब वो युद्ध लड़ लेगा तो बाकी कंट्रीज क्या करेगी? वेपन्स दे देगी। लेकिन इन दी एंड सोल्जर्स तो आपको लगे खड़े करने पड़ेंगे ना। और कहीं यूक्रेन जैसी सिचुएशन हुई जबकि पूरा प्रोसेस ही नेटो में मतलब जुड़ने का कंप्लीट नहीं हो पाया, उससे पहले अटैक कर दिया। 5 वाली ट्रीटी हो ही गई है, मिलिट्री एक्सपेंडिचर इंडिया में बढ़ जाएगा, इंडिया को नेटो पे भी पैसे खर्च करने पड़ेंगे, उनके भी चीज़ों में इन्वॉल्व होना पड़ेगा। तो ये कुछ अच्छी चीज़ें नहीं रहेंगी जो नेटो के पार्ट के लिए रहेगी, ठीक है। चलिए अब थोड़े से कुछ आज की न्यूज़ देख लेते हैं। एनसीपी's दिल्ली मीटिंग एक्सपेल्स अजीत पवार 11 अदर्स फ्रॉम पार्टी। लेकिन इस पे देखो जो है अजीत पवार का ये कहना है कि भाई देखो ये तो असली पार्टी नहीं है, इनके पास तो मेजॉरिटी ही नहीं है, तो ये हम एक्सपेल कैसे कर रहे हैं। बाकी उन्होंने कहा है कि इलेक्शन कमीशन अब आगे डिसाइड करेगी। As envoy says G20 summit is key event for Russia. Putin visit now a possibility. देखो G20 की मीट होने वाली है इंडिया में, ठीक है। G20 आपको पता ही है, इंडिया इस बार प्रेसिडेंसी देख रहा है। रशिया से पुतिन जी का आना कंफर्म था नहीं था, वैसा बातें चल रही थी, बट अभी इन सब स्टेटमेंट से लग रहा है कि हाँ यार रशिया जो है वो इंटरेस्टेड है, पुतिन जी आ सकते हैं इस G20 के समिट के अंदर। तो वही है यहाँ पे ये न्यूज़ है, आई होप आपने पता हो। G20 में भारत का शेरपा कौन है? कमेंट सेक्शन में मुझे सब नाम बताएं। मैं G20 क्यों नहीं करा रहा हूँ, क्योंकि मैंने ऑलरेडी डिटेल में कराया हुआ है। जिन बच्चों ने नहीं देखा है भैया, आप लोग क्या करो, यूट्यूब पे जाओ, लिखो क्लैट पॉइंट, लिखो G20, सर्च कर दो, द हिंदू जो सबसे ऊपर आएगा वहीं से आपका काम हो जाएगा।
इंडिया नीड्स यूसीसी, कितनी बार डिस्कस करें पता नहीं, पर पढ़ लेना, इसको डिस्कशन नहीं कर रहा हूं मैं। यूसीसी अभी मुझे लगता है 4-5 सेशन पीछे उठाओगे तो किया हुआ है। डोंट वेस्ट योर, आई रियली डोंट वांट टू वेस्ट योर टाइम इज प्रीशियस, टाइम इज एवरीथिंग। आप लोग भी इस चीज़ को थोड़ा सा सावधान रहें, जागरूक रहें। करंट अफेयर्स उतनी ही देखें, उतनी ही सुने जितनी काम की हो। बार बार एक ही चीज़ को देखने से क्या होगा, कुछ नहीं होगा। वही चीज़ आप फिर से देख लोगे, देयर इज नथिंग गोइंग टू हैपन फ्रॉम दैट। तो वो वाली बात है, ठीक है। चलिए अभी यहाँ पे देख लेते हैं, वेंकैया नायडू जी ने ये आर्टिकल लिखा है, इसको पढ़ लीजिएगा। यूसीसी के ऊपर है, यूनिफॉर्म सिविल कोड, डिटेल में डिस्कस किया हुआ है हमने। इसमें और कुछ ओपिनियंस एग्जाम में नहीं आते हैं, इस पे जो लॉजिक्स हैं, कॉन्सेप्ट्स हैं वो आते हैं, वो पता होना चाहिए। दिस आर्टिकल वी आर गोइंग टू डिस्कस, काफी इंपॉर्टेंट है, नया भी है और अच्छा भी है, तो इसको अपन देखते हैं। क्या हुआ है, हाई सीज ट्रीटी हुई है अभी, तो उसको समझने की कोशिश करते हैं। व्हाट इज हाई सी ट्रीटी, क्यों हुई है, क्या है ये पूरी कहानी। चलिए शुरू करते हैं, ठीक है। देखो सबसे पहले तो ना आपको समझना होगा कि सर ये हाई सीज क्या होते हैं, ठीक है। तो हाई सीज जो टर्म है ना, ये होता है अकॉर्डिंग टू 1958 जेनेवा कन्वेंशन के अकॉर्डिंग। इसको ना पहले मैं आपको बिल्कुल एक लेमन लैंग्वेज की तरह समझाता हूं। जैसे ये ना कोस्टल एरिया है, जस्ट अ सेकेंड। देखो जैसे ये ना कोस्टल एरिया है, ठीक है, मतलब ये समुद्र के तट हैं और ये कोई आइलैंड है, ठीक। अब इस आइलैंड से 370 किलोमीटर तक, इस आइलैंड के तट से 370 किलोमीटर तक ये आपका समुद्र है। तो इस आइलैंड से 370 किलोमीटर तक का जो एरिया है ना, वो इस कंट्री का है। मतलब इस कंट्री का मतलब उसमें इस कंट्री का राइट है, वो यहां से जो भी मिनरल्स आ रहे हैं, फिशिंग आ रही हैं, बहुत सारी चीजें वो सब कर सकते हैं। 200 नॉटिकल माइल्स या 370 किलोमीटर फ्रॉम द कोस्ट लाइन, ठीक। इसको बोला जाता है क्या, कंट्री का एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन। तो ये जो एरिया है ना, ये इस कंट्री का क्या है, एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन। कौन सा, मान लो ये वो एरिया है, तो दिस पोर्शन इज क्या, एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन। अब ये जो पूरा बचा हुआ एरिया है ना, ये क्या कहलाता है, ये आपका कहलाता है हाई सीज, जो किसी के भी अंडर में नहीं है। दिस पोर्शन इज कॉल्ड एज हाई सीज। समझ में आया। अकॉर्डिंग टू 1958 जेनेवा कन्वेंशन ऑन द हाई सीज, parts of the seas that are not included in the territorial waters or the internal waters of a country are known as high seas, ठीक है। इकोनॉमिक जोन क्या होता है, अगर कहीं अलग से पूछ लें तो पता होना चाहिए, 200 नॉटिकल माइल्स या 370 किलोमीटर। नो कंट्री रिस्पॉन्सिबल फॉर द मैनेजमेंट एंड प्रोटेक्शन ऑफ दिस पर्टिकुलर एरिया, जिसको हम हाई सीज बोलते हैं, ठीक है। अब ये हाई सीज ट्रीटी क्या है, देखो इसको ना ऐसे समझना होगा कि बहुत समय से इस चीज की डिमांड आ रही थी कि यार जो एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन है, आपने उसको रेगुलेट करने के लिए कंट्रीज को पावर्स दे रखी हैं, सारी चीजें हैं, ठीक है। लेकिन जो ये हाई सीज है, जब इस पे कोई ध्यान नहीं देगा तो यहाँ पे प्रोटेक्शन कैसे होगी, यहाँ पे जो एनिमल्स हैं उनकी रक्षा कैसे होगी। देखो समुद्र में बहुत सारी चीजें होती है ना, मिनरल्स के लिए लोग करते हैं, पेट्रोल्स के लिए लोग करते हैं, पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स के लिए लोग करते हैं समुद्र के अंदर खनन एंड एवरीथिंग। तो उससे माइनिंग, तो उससे क्या होता है कि भाई समुद्र की चीजों की जो है नेचुरल जो चीजें हैं, फिश हैं और भी चीजें हैं, उन सब पे बहुत नुकसान पहुंचता है। तो इन एरियाज पे मैनेजमेंट के लिए कंट्रीज ध्यान नहीं देती, क्योंकि उनके अंडर में जो है कंट्रीज उस पर ध्यान देती हैं, उसी पे फोकस करती हैं। तो ये चीज ना होना, इसी के लिए हाई सीज ट्रीटी लाने की बात करी गई है, ठीक है। ये प्रॉब्लम काफी समय से आ रही थी, अब ये प्रॉब्लम ना आए इसी के लिए हाई सीज ट्रीटी लाने की काफी समय से डिमांड हो रही थी। लेकिन हुआ क्या, क्योंकि कोविड आ गया और बहुत सारी चीजें हो गई, तो सब ठंडे बस्ते में चली गई थी, ठीक। फिर इंटर गवर्नमेंटल कॉन्फ्रेंस हुई थी, मैरीन बायोडाइवर्सिटी ऑफ एरियाज बियॉन्ड नेशनल जुरिडिक्शन इन न्यूयॉर्क यूएस, आई थिंक इन मार्च के मंथ में। तब काइंड ऑफ फाइनलाइज हो गया था कि एक हाई सीज ट्रीटी लाएंगे, और अभी 19 जून को यूनाइटेड नेशन ने अडेप्ट कर लिया है मैरीन बायोडाइवर्सिटी ऑफ एरियाज बियॉन्ड नेशनल जुरिडिक्शन, BBNJ, या फिर हाई सीज ट्रीटी। अब इस ट्रीटी में क्या हुआ है आप समझ सकते हो कि जो ये हाई सीज एरिया है ना, इस एरिया के मैनेजमेंट, प्रोटेक्शन और इन सब तरीके की चीजों के लिए ये किया गया है, ठीक है। पर हाई सीज क्या होता है,
और क्यों ये करी है, ये सारी चीजें आपको पता होनी चाहिए, तो वो मैंने आपको पूरा एक्सप्लेन कर दिया है। ट्रिटी आपके एग्जाम में नहीं पूछेंगे कि ट्रिटी में क्या हुआ है, तो उतना आपको दिमाग नहीं लगाना है। इस ट्रिटी का वैसे बेसिकली एम क्या है, तो क्रिटिकल इश्यूज जैसे कि सरफेस टेम्परेचर, ओवर एक्सप्लॉयटेशन ऑफ मरीन बायोडाइवर्सिटी, ओवर फिशिंग, कोस्टल पॉल्यूशन, अनसस्टेनेबल प्रैक्टिस बियॉन्ड नेशनल जुरिडिक्शन, इन सबको रोका जाए, ठीक है। प्लस many developed countries oppose the treaty as they stand by the private entities which are at forefront of advanced research and development in marine technology। ये काम का नहीं है, ऊपर वाला थोड़ा सा पढ़ लेना, काम की चीज बन सकती है। इसके बाद क्या है, मॉस्को सेज क्लोजिंग फिनिश कॉन्सुलेट एक्सपेल्स 9 डिप्लोमेट। तो देखो पहले फिनलैंड ने किया था रशिया के कॉन्सुलेट्स को और उनके डिप्लोमेट्स को एक्सपेल, अब वही चीज रशिया ने भी कर दी है, ठीक है। इसके बाद मेटा टेक्स एम एट ट्विटर विद द लॉन्च ऑफ थ्रेड। तो थ्रेड करके जो है एक ऐप लॉन्च कर दी गई है इंस्टाग्राम के द्वारा, फेसबुक के द्वारा। आप इस तरीके के सोशल मीडिया पे पोस्ट भी देख रहे हैं, मार्क जकरबर्ग वर्सेस एलोन मस्क एंड एक्सेट्रा। थोड़ा सा डिफरेंस भी है। डिफरेंस क्या है, देखो ये 500 कैरेक्टर की लिमिट देता है। ट्विटर पे आप एक बार में सिर्फ 280 कैरेक्टर्स लिख सकते हो। इसमें आप फोटोज, वीडियोस एंड 5 मिनट तक की वीडियोस इंक्लूड कर सकते हो थ्रेड में, ठीक है। हमारे काम का नहीं है, एक और टाइम बर्बाद करने का सोर्स जो है वो इन्होंने बना दिया है। नीदरलैंड टू रिटर्न कोलोनियल एरा एक्विजिशन टू श्रीलंका इंडोनेशिया। तो काफी सारे आर्टिफैक्ट्स मतलब कलाकृतियां जो नीदरलैंड, क्योंकि ये भी एक ईस्ट इंडिया कंपनी का पार्ट था। देखो ईस्ट इंडिया कंपनी से ना कभी सिर्फ ब्रिटिशर्स को मत समझना। वैसे अगर आपने 11th-12th में हिस्ट्री पढ़ी होगी तो आपको पता होगा ईस्ट इंडिया कंपनी में आपके मोस्ट ऑफ द यूरोपियन कंट्रीज सारे शुमाल थे। पोर्चुगीज को भी ईस्ट इंडिया कंपनी बोलते थे, ब्रिटिशर्स को भी बोलते थे, डच मतलब नीदरलैंड को भी बोलते थे। ईस्ट इंडिया कंपनी इनको क्यों बोलते थे, क्योंकि ये लोग ईस्ट से आए थे, तो इसीलिए बोलते थे ईस्ट इंडिया कंपनी, ठीक है। तो वो वाली बात है, इसीलिए इसको इस तरीके से नहीं लेना है कि भाई ईस्ट इंडिया कंपनी सिर्फ ब्रिटिशर्स थे। हम लोग उसके बारे में पढ़ते हैं ज़्यादा, हमें ज़्यादा हमारे यहाँ पे वो लोग थे, इसीलिए उनके बारे में पता है। बट अभी जैसे मैं रिसेंटली कोच्चि में था, तो वहाँ पे पोर्चुगीज पूरी कॉलोनी बनी हुई है, तो मतलब वो लोग भी आए थे, फ्रेंच भी आए थे भारत के अंदर, उन्होंने भी रूल किया है। अगर आप हिस्ट्री पढ़ेंगे तो आपको पता होगा। तो ईस्ट इंडिया कंपनी सिर्फ इसको नहीं लेना है। तो ये डच ईस्ट इंडिया कंपनी ने श्रीलंका में भैया अपना किया था, तो काफ़ी सारे सामान लेके गए थे, तो वो रिटर्न कर रहे हैं। इससे यार ब्रिटिशर्स को भी थोड़ा शर्म खानी चाहिए और कोहिनूर हमें लौटा देना चाहिए यार, है ना। कम से कम म्यूजियम में ही देख लें हम लोग ही। तो ये आज का हमारा सेशन था एंड आई होप आपको सेशन अच्छा लगा हो। अच्छा लगा हो तो क्या करना है, लाइक कर देना वीडियो को, शेयर कर देना, सब्सक्राइब कर देना चैनल को, और थोड़ा मेहनत करना शुरू कर दो। पेपर बहुत पास में है, आप लोग कर भी रहे होगे नो डाउट, पर मेरा काम है बकवास करना, जिससे कि थोड़ा थोड़ा मोटिवेट होते रहो। तो मेरा यही कहना है यार, थोड़ा दिल लगा के पढ़ाई कर लो, और जो भी लाइफ में और भी चीज़ें, जैसे कोई 12th में होगा या और भी कोई भी सेटबैक्स होंगे, कोई भी प्रॉब्लम्स होंगी, सारी चीज़ें हैं, ये सब देखो मैनेज करनी है, कोई और नहीं आएगा, आप ही को मैनेज करनी है। आप एक्सक्यूज़ एग्जाम के बाद किसी को बता भी दोगे तो किसी और की लाइफ ख़राब नहीं हो रही है, आप ही की हो रही है। तो जो भी है सिचुएशन उसको समझो और फिर उसके हिसाब से अपना प्लान तैयार करो और आगे बढ़ो। और कोई स्ट्रेटजी परफेक्ट नहीं होती है। अगर कोई टॉपर बोला कि मैंने 6 घंटे बैठ के पढ़ाई करी तो मेरा सिलेक्शन हुआ, कोई ज़रूरी नहीं है। आप 2 घंटे पढ़ के भी सिलेक्शन ला सकते हो। मेरे कहने का मतलब ये कि नो स्ट्रेटजी इज़ परफेक्ट एंड नो पर्सन इज़ परफेक्ट। तो आप लोग अपनी स्ट्रेटजी से करो, गलतियां समझो, उन लोगों की थोड़ी बहुत जो आपको अच्छी लगे वो इनकलकुलेट करो, बाकी अपना करो और आगे बढ़ो, ठीक है। तो थैंक यू सो मच, हंसते रहो, मुस्कुराते रहो यार। बाय, जय हिंद, जय भारत।